नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो भारत में कृषि सॉल्यूशन या फिर एग्रो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और भारत में ये सबसे अग्रणी प्रोवाइडर्स में से एक है। दोस्तों, इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस पर अगर नजर डालें तो पिछला एक साल कंपनी के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दोस्तों, अगर देखें तो कहीं पे लगभग 1100 की लेवल छूकर ये स्टॉक वापस आया है और अगर देखें तो नियर टर्म में लगभग 850 से 900 की लेवल पर छूकर अब ये फिर से एक बार ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो इस शेयर की कीमतों में से 25% की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन हाँ, अभी ये अगर 1100 की लेवल के साथ अगर कंपेयर करें तो ओवरऑल एक अराउंड 15% ये डाउन चल रहा है इसके 52 वीक हाई लेवल से। अगर जनवरी से अब तक की बात करें तो इसने लगभग 27% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। पिछले 6 महीनों में ज़रूर ये शेयर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया है और सिर्फ 2% का रिटर्न, 2.5% का रिटर्न इसने दिया है, लेकिन 5 दिन में इसमें काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। स्पेशली अगर देखें तो 7 दिसंबर जो कि कल थी, तो 7 दिसंबर के बाद ये शेयर लगातार अप ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर एक साल का प्लॉट अगर एक साल का ग्राफ अगर मैं फिर से प्लॉट करूं तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे कि 20 दिसंबर 2021 के बाद ये शेयर काफ़ी शानदार उछला हुआ था और यहाँ तक ऑलमोस्ट 1 सितंबर तक 2 महीने पहले तक इस शेयर ने 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई थी। लेकिन अब यहाँ से जैसे थोड़ा सा डाउनफॉल इसने यहाँ तक शुरू किया, यहाँ पर इसने अपना लो लेवल छू लिया जहाँ पर 17 से 18% का डाउनफॉल इसने देखा। तो देखा आपने दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्टॉक परफॉर्मेंस रहा है इस शेयर का। लेकिन आज के दिन की अगर बात कर ले तो आज ये अपना 5% का अपर सर्किट इसने छुआ था और लगभग 4.94% की बढ़ोतरी के साथ आज ये बंद हुआ है स्टॉक। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो कंपनी है दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में आज हम बातें करेंगे। अगर क्या क्या हम देखने वाले हैं उस पर एक नज़र डालें तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों बिजनेस ओवरव्यू। इसके बाद प्रोडक्ट सर्विसेज की बात कर लेंगे, हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर नज़र डाल लेंगे, उसके साथ साथ फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात करेंगे, उसके साथ साथ हमने ऑलरेडी स्टॉक परफॉर्मेंस देख लिया है, इसके साथ साथ क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स के बाद हम की फैक्टर्स की बात करने वाले हैं, कैपेक्स की बात करने वाले हैं, फ्यूचर प्लान्स की बात करने वाले हैं, कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स की बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस जो है वो कहाँ पर सेट हो रही है। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले नज़र डाल देते हैं कंपनी के बिजनेस पर। अगर देखें तो कंपनी के बिजनेस की फैक्ट्स अगर देखें तो कंपनी का FY 21-22 का जो टर्नओवर रहा है वो 192 बिलियन रुपीस का रहा है। मार्केट कैप 292 बिलियन रुपीस है। सितंबर 2022 के लेटेस्ट आंकड़े हैं। कंपनी की रेटिंग काफ़ी अच्छी है, AAA स्टेबल आउटलुक इसको मिला है क्रिसिल और इंडिया रेटिंग से और क्रिसिल AA+ की रेटिंग इसको हासिल है दोस्तों। 0 लॉन्ग टर्म डेबिट है, 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और 8000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ इनके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर देखें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो भारत के लीडिंग कृषि समाधान प्रदाताओं में से एक है, एक प्रोवाइडर में से एक है। ये कृषि वैल्यू चेन में उत्पादों और सेवाओं की एक विविध श्रेणी या फिर डाइवर्सिफाइड श्रेणी प्रदान करता है। ये फर्टिलाइजर, इसके साथ साथ फसल प्रोटीन, जैव कीटनाशक, विशेष पोषक तत्व, ऑर्गेनिक्स फर्टिलाइजर आदि में इसकी उपस्थिति है, जैसे कि क्रॉप प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इसके प्रोडक्ट्स है दोस्तों। और रूरल एरिया में ये इसकी काफ़ी अच्छी पहुंच है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एजीटेक एडवाइजरी भी प्रोवाइड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस भी देती है अपने फार्मर्स को या फिर अपने कस्टमर्स को। आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों कंपनी के बिजनेस सेगमेंट या फिर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर ले तो अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखिए फर्टिलाइजर्स है, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स है, क्रॉप प्रोटेक्शन है, रिटेल बिजनेस है कंपनी का, इसके साथ साथ
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायोपेस्टिसाइड्स भी है। इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हम दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंडर आता है फर्टिलाइजर्स, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक्स। और इसके साथ साथ अगर सेकंड सेगमेंट देखें दोस्तों, तो सेकंड सेगमेंट के अंदर आता है क्रॉप प्रोटेक्शन, इसके अंडर आता है क्रॉप प्रोटेक्शन प्लस बायोपेस्टिसाइड। आइए नजर डाल लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स पर। सबसे पहले फर्टिलाइजर्स के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इस व्यवसाय कंपनी घरेलू बाजार में विभिन्न प्रकार के फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बिक्री करती है। भारत में यूनिक ग्रेड फर्टिलाइजर की बिक्री में इसकी 40% से ज्यादा हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर ये ओवरऑल 15% की मार्केट शेयर रखता है और भारत में दूसरा सबसे बड़ा फॉस्फेटिक विक्रेता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसे एसएसपी कहा जाता है, उसका विक्रेता या फिर उसका सेलर भी है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर देखिए, कंपनी जो है वो भारत की सबसे बड़ा जो जटिल फर्टिलाइजर बाजार है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों का, उसमें ये लीडिंग पोजीशन पर है ऑलरेडी। इसके बाद अगर अगला सेगमेंट देख ले तो क्रॉप प्रोटेक्शन का सेगमेंट है, जिसे फसल संरक्षण व्यवसाय भी कहा जा सकता है। इसके अंडर कंपनी बायो फंगिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और टेक्निकल, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी इनका व्यापार करती है। इसके साथ साथ प्लांट एक्सट्रैक्ट और माइक्रोबायल जैव कीटनाशकों पर यह कंपनी अनुसंधान करती है। और इसके साथ साथ आर&डी करने के बाद इसके पास एक समृद्ध उत्पाद पाइपलाइन, प्रोडक्ट पाइपलाइन भी ऑलरेडी है। इसके अगर देखें तो ये 65% से ज्यादा निर्यात हिस्सेदारी है कंपनी की। और दुनिया में आजादी चिरादिन, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, आजादी राचीन जो प्रोडक्ट है उसका अग्रणी निर्माता है। इसके साथ साथ ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप को ये निर्यात करता है। इसका सबसे बड़ा निर्यातक भी है। इसके बाद थर्ड प्रोडक्ट अगर देख ले तो स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट बिजनेस, जिसे विशेषता पोषक तत्व भी कहा जा सकता है। इस सेगमेंट के तहत कंपनी अनाज, दाल, कपास और बागवानी फसलों को फसल विशिष्ट पोषक तत्व यानी कि क्रॉप स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, उसका बिजनेस करती है। और इसके साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइजर सॉल्यूशंस पर भी ध्यान केंद्रित करती है दोस्तों। ये कंपनी पानी में घुलनशील फर्टिलाइजर, जिसे वाटर सॉल्वेंट फर्टिलाइजर कहा जाता है, और सल्फर सेगमेंट सहित विशेष पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स में एक लीडर कंपनी है दोस्तों। ऑलरेडी ये लीडिंग पोजीशन पर यहाँ पर भी है। इसके बाद अगला सेक्शन अगर देखें, अगला सेक्शन जो है दोस्तों वो रिटेलिंग बिजनेस का है। कंपनी के पास 750 से ज्यादा स्टोर्स अवेलेबल है। 1000 से ज्यादा क्रॉप एडवाइजर्स है कंपनी के मार्केटिंग टीम में, जो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं 3 मिलियन से ज्यादा फार्मर्स से। और उनको अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो एंटायर रेंज ऑफ एग्री एंड इनपुट एंड सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ खुद के विनिर्मित और लेबल वाले उत्पाद कंपनी बेचती है इन रिटेल स्टोर्स के जरिए। और इनमें मेनली एजी पोषक तत्व या फिर फसल कीटनाशक, बीज होता है, पशु आहार होता है, कृषि उपकरण होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बेचे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से यहाँ पर दोस्तों, कंपनी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, इन राज्यों में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। यहाँ पर यह इस बिजनेस में भी लीडिंग पोजीशन पर है। अगला अगर बिजनेस देखें, ऑर्गेनिक बिजनेस या फिर ऑर्गेनिक्स का व्यवसाय, यहाँ पर कंपनी मिट्टी के स्वास्थ्य यानी मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए पोषण और संशोधन जैसे उत्पादों के साथ भारत में सबसे बड़ी ऑर्गेनिक्स फर्टिलाइजर मार्केटर है। ये प्रतिवर्ष 1.8 लाख टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बेचती है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में दोस्तों। तो काफी जबरदस्त बिजनेस यहाँ पर देखा जा रहा है कंपनी का। अगर देखें तो FY 2022 के दौरान कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। लगभग 9 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें ग्रो शक्ति प्लस, एक्यूमिस जिंक, मेकपा, फिनियो या फिर फिटसोल आदि प्रोडक्ट्स ऑलरेडी शामिल है दोस्तों। और इसमें अलग अलग ग्रेप्स, जैसे ये ग्रेप्स के लिए है या फिर जिंक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इसमें शामिल है। अब आगे बढ़ते देखते हैं दोस्तों, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात करेंगे। इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देख लेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो कंपनी के पास 20,000 से ज्यादा डीलर्स का नेटवर्क अवेलेबल है और 2000 से ज्यादा मजबूत
मार्केट डेवलपमेंट टीम के सदस्य है कंपनी के, तो इनके माध्यम से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग और उनका वितरण करती है दोस्तों। अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो वर्तमान में कंपनी पूरे भारत में 17 विनिर्माण सुविधाएं, जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहा जाएगा, उनकी मालकिन है और उसको संचालित भी करती है। इसमें 7 अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला भी है कंपनी के पास। इसके साथ साथ कंपनी एनपीके, जिसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहा जाता है, और एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट की उत्पादन क्षमता कंपनी की जो है उसकी 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की है। इसमें 6 संयंत्र या फिर 6 प्लांट्स जो है वहां से 80,000 टीपीए फसल सुरक्षा या क्रॉप प्रोटेक्शन कंपाउंड्स की क्षमता भी कंपनी प्रोवाइड करती है, कंपनी के पास है दोस्तों। अगर देखें तो कंपनी का अराउंड 81 कंट्रीज में कंपनी की उपस्थिति है। अगर कौन कौन कहाँ कहाँ कंपनी की उपस्थिति है ये देख ले तो कंपनी के सब्सिडरीज के साथ और लोकल ऑफिसेज के साथ नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस देखा जा रहा है दोस्तों। वहाँ पर सब्सिडरी भी है और मार्केटिंग एंड सोर्सिंग प्रेजेंस भी है। इसके साथ साथ लैटिन अमेरिका, जिसमें ब्राज़ील मुख्य रूप से आता है, वहाँ पर भी कंपनी की अच्छी सब्सिडरीज के साथ वहाँ पर जॉइंट वेंचर्स है। अफ्रीका में है, यूरोपियन कंट्रीज में भी है, जहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन और मेरे हिसाब से फ्रांस कंपनी का मेन एरिया है। इंडिया और एशिया में तो है ही, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी कंपनी की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने अभी तक जो जानकारी आपको दी है, अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप ऐसे ही नई नई जानकारी, नए नए शेयर्स के बारे में और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपकी मदद कर सकती है आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिसाइड करने में। तो ज़्यादा वक्त नहीं गंवाता हूँ दोस्तों, ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ औरों की तरह, और सीधे मुड़ता हूँ वीडियो की ओर। और अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल ओवरव्यू। अगर देखें तो कंपनी के शेयर का कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 28,379 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की आज की क्लोजिंग प्राइस 966 रुपए है। कंपनी के शेयर की 52 वीक की हाई लेवल जो है 1,094 रुपए और 52 वीक लो जो है वो 709 रुपए है। स्टॉक का पी अगर देखें दोस्तों तो 14.8 है और इंडस्ट्री पी भी 14.3 है। तो बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है, एक रिजनेबल प्राइस पर ये अवेलेबल है। आरओसी और आरओई के आंकड़े मुझे काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं दोस्तों। आरओसी जो है वो 34.7 का है और आरओई जो है वो लगभग 27 को टच कर रहा है। कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू 253 की है। कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है, 1.24% इसकी डिविडेंड यील्ड है। कंपनी के शेयर की वैल्यू जो है वो 1 रुपये की है। पिछले 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 42% का रहा है और ईपीएस रहा है जो 1 साल का वो 65 रुपये के ऊपर रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 55% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। कंपनी पर डेट काफ़ी कम है, कर्जा काफ़ी कम है और डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.22 का है। प्योर ट्रस्ट की स्कोर इसका 6 बन रहा है। डेटर डेज सिर्फ 5.06 दिन है और जी फैक्टर भी इसका 6 का नंबर यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एक बार नज़र डालेंगे। कंपनी ने Q2 FY23 के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। अगर Q2 FY 2022 की बात करें तो 6,166 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहा था, जो बढ़कर हो चुका है 10,145 करोड़ रुपए। अगर सीधा इबिडा और इबिडा मार्जिन की बात कर रहे तो 744 करोड़ रुपए से इबिडा हो चुका है 1,058 करोड़ रुपए। मार्जिन ज़रूर यहाँ पर 2% से कम होता हुआ दिख रहा है, 12% से ये आ चुका है 10% पर। इसके साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछली साल की सेम तिमाही में 519 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट रहा था आफ्टर टैक्स, जो हो चुका है 741 करोड़। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखी जा रही है, लगभग 43% की ग्रोथ सिर्फ
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखी जा रही है 65% की ग्रोथ जो देखी जा रही है वो टोटल रिवेन्यू में, और ग्रोथ मार्जिन में 37% की बढ़ोतरी देखी गई है। इबिडा में लगभग 42% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर H1 लास्ट ईयर वर्सेस H1 दिस ईयर की अगर बात कर ले तो इसमें भी काफी शानदार कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। 9,852 करोड़ रुपए पिछले साल के पहली 6 महीनों में कंपनी का टोटल इनकम रहा था, जो अब 15,000 लगभग 16,000 को टच करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें 62% की बढ़ोतरी यहाँ पर भी देखी गई है। इबिडा मार्जिन में भी अगर देखें तो 1229 करोड़ रुपए से 1744 करोड़ रुपए इबिडा मार्जिन बढ़ा है, इसमें भी 42% की बढ़ोतरी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात कर ले तो 857 करोड़ रुपए से 1240 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर 45% की बढ़ोतरी देखी गई है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पिछले 6 महीनों के दौरान। आइए आगे बढ़ते हैं, ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। अगर रिवेन्यू देखें तो कंसिस्टेंट यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जा रही है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर रिवेन्यू के बारे में कहा जा सकता है। दोस्तों पिछले 2 साल कंपनी एक्चुअली पिछले 2 साल काफ़ी कंपनियों को काफ़ी खराब गए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें बंद थी, लेकिन इस कंपनी पर उसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। और FY19 में ज़रूर इसका जो टोटल सेल था 13,225 करोड़ रुपए, वहाँ से थोड़ी सी कमी ज़रूर आई थी 13,137 करोड़ रुपए, लेकिन इसने तुरंत रिकवर कर लिया और 14,182 करोड़ FY21 का इसका रेवेन्यू रहा था, जो अब हो चुका है 19,111 करोड़ FY2022 के आंकड़ों के अनुसार। अगर रेवेन्यू की बात कर ले तो 13% का CAGR पिछले 4 सालों में दिखा रही है कंपनी। इबिडा में 15% के CAGR के साथ 1990 करोड़ रुपए रहा था इसका इबिडा पिछले साल, जो अब है 2154 करोड़ रुपए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छा है, यहाँ पर 29% का CAGR दिखा रहा है दोस्तों। और अगर देखें तो 1329 करोड़ रुपए से अब हो चुका है 1528 करोड़, तो यहाँ पर काफी अच्छा उछाल देखा गया है। ROCE में भी 33% से, पिछले साल के आंकड़े में कंपेयर कर रहा हूँ, 33% से 35% हो चुका है ROCE। मैंने जैसे पहले भी हाईलाइट किया कि कंपनी पर डेट काफ़ी कम है, कर्जा काफ़ी कम है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का लगभग 0 को टच करता हुआ यहाँ पर देखा जा रहा है। और EPS में लगातार बढ़ोतरी, और ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। पर शेयर में 52 रुपये का EPS दिखा रही है कंपनी FY 2022 के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डालेंगे दोस्तों। अगर देखें तो कंपनी के प्रोमोटर्स जो है उनकी शेयर होल्डिंग यहाँ पर 57.45% की है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की लगभग 10% की शेयर होल्डिंग है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की लगभग 18.5% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है। और अगर फॉरेन और DII दोनों को मिला ले तो लगभग 27 से 30% के आसपास लगभग इनकी शेयर होल्डिंग बन रही है। और पब्लिक की अगर बात करें तो लगभग 14% पब्लिक भी इसमें होल्डर है, शेयर होल्डर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स जिनकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर इम्पैक्ट होता है कंपनी के शेयर प्राइस पर। अगर सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट देख ले दोस्तों, तो कंपनी जो है को ये तिमाही जो है काफ़ी अच्छी जाने की उम्मीद है। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी अभी मानसून का सीज़न ख़त्म हुआ है, और मानसून के सीज़न में काफ़ी फर्टिलाइजर्स और अदर जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनकी मांग काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये तिमाही जो है काफ़ी अच्छी जाने की उम्मीद है कंपनी को। इसके बाद अगला पॉइंट अगर देखें तो कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 26.4% की CAGR दिखाई है। लाभ वृद्धि में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 26.4% से बढ़ा है पिछले 5 वर्षों में। अगर अगला पॉइंट देखें तो कंपनी का पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो है वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, और ये 27.5% का ROE दिखा रहा है। कंपनी जो डिविडेंड प्रोवाइड करती है वो भी 27.5% का भुगतान करती है, वो डिविडेंड का पे आउट करती है, और ये काफ़ी हेल्दी डिविडेंड पे आउट है कंपनी के हिसाब से। और इसके बाद अगर लास्ट पॉइंट देखें पॉजिटिव पॉइंट्स में, तो कार्यशील पूंजी या फिर वर्किंग कैपिटल जो है वो उसकी आवश्यकता या फिर उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 72 दिन
दिनों से घटकर 41 दिन हो गई है, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव संकेत यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके साथ एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है। पिछले 3 साल, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो पिछले 3 साल में प्रमोटर ने 4.28% से अपनी जो हिस्सेदारी है वो घटाई है, लेकिन ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके प्रमोटर्स के पास 50% से ऑलरेडी ज़्यादा हिस्सेदारी ऑलरेडी उनके पास मौजूद है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के की फैक्टर्स पर हमें नज़र डालनी है दोस्तों। ये की फैक्टर्स वही है जो शेयर की प्राइस जो है उनको आगे चल के बढ़ाने का काम करते हैं या फिर गिराने का काम करते हैं दोस्तों। अगर सबसे पहले देखें तो ये कंपनी जो है वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंपनी, सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंपनी है इंडिया के अंदर। इसके बाद अगर देखिए तो स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स और का एक मार्केट लीडर बनकर उभरी है और एक पायोनियर है ये कंपनी। अगर तीसरा इसका की फैक्टर देखें तो इंडिया की लार्जेस्ट सिंगल सुपर फॉस्फेट कंपनी है, एसएसपी कंपनी है ये। इसके बाद फिफ्थ लार्जेस्ट क्रॉप प्रोटेक्शन इंडियन कंपनी, भारत में 5वीं सबसे बड़ी क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। उसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नीम बेस्ड बायो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर है, दुनिया में ये नीम बेस्ड बायो पेस्टिसाइड बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो ऑर्गेनिक मैन्योर में भी ये इंडिया में नंबर 1 प्लेयर है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छे की फैक्टर्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसके बाद अगर इसके जॉइंट वेंचर्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी जो है वो विदेशों में काफ़ी देशों में इस कंपनी के जॉइंट वेंचर्स है, जिसके तहत अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जापान, चीन में ये अलग अलग जेवी जॉइंट वेंचर्स का हिस्सा है, जहां पर ये मार्केटिंग और टेक्निकल कोलैबोरेशंस करती है अपने भागीदारों के साथ। इसके साथ साथ इसकी दक्षिण अफ्रीका और ट्यूनीशिया में भी फॉस्फोरिक एसिड संयुक्त, वहां पर भी एक जॉइंट वेंचर है फॉस्फोरिक एसिड के लिए। इसके साथ साथ अगला पॉइंट अगर देखें तो कंपनी ने एक्विजिशन और अमेलगमेशन में क्या क्या किया है इसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो है वो पैरी केमिकल्स लिमिटेड के माध्यम से बाओबाब माइनिंग एंड केमिकल्स कॉरपोरेशन में 45% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके लेन देन में लगभग 225 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और इसके लिए कंपनी ऑलरेडी रेडी है दोस्तों। अगर अमलगमेशन की बात करें तो एनसीएलटी हैदराबाद ने कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों जैसे कि लिबर्टी पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और कोरोमंडल एसक्यूएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के साथ विलय की योजना को ऑलरेडी मंजूरी दे दी है और ये विलय जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। अगर कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स और कैपेक्स फ्यूचर प्लान्स की अगर बात कर ले तो विस्तार योजनाएं काफी अच्छी है कंपनी की। कंपनी ने विजाक संयंत्र में अपनी सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए एक ब्राउनफील्ड परियोजना शुरू की है। इसका अगर मुख्य उद्देश्य देखें तो इसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की क्षमताओं में इसकी वजह से सुधार होने वाला है। ये नया संयंत्र या फिर नया प्लांट जो रहेगा वो कंपनी की जो कैपेसिटी है या क्षमता है उसको 1800 MTPD से बढ़ाकर 3300 MTPD तक ले जाएगा और इसकी जो ETA है या फिर इसकी जो कंप्लीशन डेट है वो वित्त वर्ष 2024 में ये पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है दोस्तों। तो फ्यूचर प्लान्स भी कंपनी के काफी अच्छे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब टारगेट प्राइस के बारे में हम जरूर बात करेंगे। हमने अब तक इस कंपनी के बारे में जाना दोस्तों, देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी का मार्केट शेयर कैसा है, कंपनी कहाँ कहाँ लीडिंग पोजीशंस पर है, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट कहाँ करती है, किन किन देशों में इसकी उपस्थिति है, वहाँ पर किन किन के साथ इनका जॉइंट वेंचर है। तो ओवरऑल अगर देखें दोस्तों तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सबसे पहले हाईलाइट करना चाहूँगा दोस्तों, ये एक सिक्योर कंपनी है लेकिन ये कंपनी कभी आपको 100% का रिटर्न नहीं देगी। तो अगर आप सिक्योरिटी के साथ एक मॉडेस्ट या फिर एक मॉडरेट रिटर्न
पाना चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए है दोस्तों। ओवरऑल अगर देखें तो ये शेयर जो है एक स्ट्रांग है, इसका आउटलुक दमदार है और लॉन्ग रन में भी ये अच्छा साबित हो सकता है। अगर कंपनी को अपना रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर कंपनी को अपने शेयर की प्राइस बढ़ानी है तो कंपनी को थोड़े से एग्रेसिव फ्यूचर प्लान्स बनाने होंगे। और उसके साथ साथ कंपनी जो है वो अदर एरिया में भी अपने पैर फैला रही है, जो एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है दोस्तों। हाल ही में 2022 में पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने 9 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो ऐसी चीज़ें कंपनी को लगातार करनी पड़ेगी। मतलब ज़्यादा तेज़ी से अगर कंपनी को आगे जाना है तो। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन आपको ज़रूर साबित हो सकती है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले 1 साल में इस शेयर में कम से कम 30 से 40% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मैं हाईलाइट करना चाहूँगा दोस्तों कि सिक्योरिटी के साथ 30 से 40% की अगर बढ़ोतरी मिलती है तो ये एक काफ़ी अच्छा सौदा साबित हो सकता है और शेयर की प्राइस जो है वो 1250 से 1350 की लेवल छू सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड सीआईएल कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।